हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग स्पीयर। माई सेल्फ डॉक्टर सोनिका। बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे वाइटल साइंस के बारे में। आज की वीडियो में हम एक और वाइटल साइन के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है हमारा रेस्पिरेशन। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। तो पहला ये, जैसे बाकी जो वाइटल साइंस एक वाइटल ऑर्गन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, ऐसे ही ये रेस्पिरेशन हमें कौन सी वाइटल ऑर्गन के बारे में जानकारी मिलता है। इस रेस्पिरेशन से हमें जानकारी मिलता है हमारा लंग्स कैसा है, लंग्स का फंक्शन कैसा चल रहा है ऐसे। और रेस्पिरेशन से हमें पता चलता है लंग्स के बारे में हमें पता चलता है रेस्पिरेशन से। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन का डेफिनेशन ये है, इट इज़ नथिंग बट योर एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन योर बॉडी एंड द एनवायरनमेंट। इसमें दो स्टेप्स है। पहला है इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या करते हैं? we inhale, we take gases from environment to lungs। उसके बाद आता है the next step is expiration is nothing but you exhale the air from lungs to environment। So these are the two steps in our respiration। the next important question, इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है, वो है हमारा, वो पूछते हैं कि वो है what are exchange vessels। exchange vessels are nothing but your capillaries जो है उसको हम क्या बोलते हैं? exchange vessels बोलते हैं। चलो वो ये हो गया हमारा डेफिनेशन। आगे देखते हैं कि क्या है। पहले देखते हैं anatomy of lungs के बारे में। तो ये जो बीच में एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ट्रेकिया। ये ट्रेकिया जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। इस साइड जो है इसको, दिस इज योर राइट साइड ऑफ योर लंग एंड दिस इज योर लेफ्ट साइड ऑफ योर लंग। ये ऐसे बीच में डिवाइड हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में ये डिवाइड हो जाता है। उसके बाद ये फर्दर डिवाइड होके ऐसा ईच लंग्स में, राइट लंग और लेफ्ट लंग में ये फर्दर डिवाइड होके क्या हो जाता है? इससे क्या होता है? ब्रोंक्यूल्स आता है। ये फर्दर डिवाइड होके एक ऐसा हैंड में ग्रेप जैसा एक स्ट्रक्चर बनता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं alveoli। सो दिस इज वेयर यहाँ पे क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ योर गैसेस होता है। जो बीच में ट्रेकिया है वो डिवाइड होता है राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई में। अगेन दिस ब्रोंकाइस, ये जो ब्रोंकाई है वो अगेन डिवाइड होकर ब्रोंकियल्स हो जाता है। ब्रोंक्यूल्स के एंड में हमें मिलता है एल्वियोलाई से क्या होता है? एक्सचेंज होता है। ये जो गैस होता है वो एक्सचेंज होता है। तो बच्चों, अब देखते हैं हमारा बॉडी में रेस्पिरेशन कैसा होता है। तो मैंने बताया था दो स्टेप्स होता है, वन इज एक्सपिरेशन, अदर वन इज इंस्पिरेशन। उससे पहले आपको ये जानना है कि रेस्पिरेशन में we have तीन steps। first one is your ventilation, the second one is your diffusion, उसके बाद आता है हमारा परफ्यूजन। वेंटिलेशन मतलब क्या होता है? वेंटिलेशन मतलब आपका जो एनवायरनमेंट पे गैसेस है वो लंग्स पे ट्रांसफर हो रहा है, लंग्स पे आ रहे हैं, वो हम इनहेल करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? हम लोग वेंटिलेशन बोलते हैं। सो योर गैसेस आर कमिंग फ्रॉम एनवायरनमेंट टू लंग्स। उसके बाद क्या होता है? मैंने एनाटॉमी में बताया था, लंग्स डिवाइड होते हैं, ब्रोंकाई होते हैं। ये जो ट्रेकिया है वो डिवाइड होके दो ब्रोंकिया, राइट साइड और लेफ्ट साइड ब्रोंकिया हो जाता है। उससे ब्रोंक्यूल्स और एंड में जो स्ट्रक्चर्स मिलता है हमें, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई से कहाँ पे जाता है ये एल्वियोलाई? ये जो एल्वियोलाई है ये कैपिलरीज से सराउंडेड है। ये कैपिलरीज जो है वो एल्वियोलाई को ऐसे सराउंड करता है। तो मैंने क्या बोला था? एक्सचेंज वेसल्स, कौन सी चीज़ को हम एक्सचेंज वेसल्स बोलते हैं? ये जो कैपिलरीज है उनको हम बोलते हैं एक्सचेंज वेसल्स। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? एल्वियोलाई से
यहाँ पे इस कैपिलरीज में जो ब्लड है उसमें आपका जो गैसेस है वो चला जाता है, आपका जो गैसेस है वो चला जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? डिफ्यूजन। सो आपका लंग से ये जो एल्वेलाई है उससे कहाँ पे आ गया? हमारा ब्लड पे आपका गैसेस एक्सचेंज हो गए। उसके बाद ये जो ब्लड पे गैसेस है वो टिश्यू तक जाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं परफ्यूजन। फ्रॉम ब्लड टू योर टिश्यूज इज कॉल्ड योर परफ्यूजन। दिस इज योर परफ्यूजन। तो चलो देखते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कैसा होता है। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कैसा होता है? तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जानने से पहले आपको दो चीज़ याद रखना है। वो है, पहला है डायफ्राम के बारे में। डायफ्राम इज नथिंग बट योर मेन मसल विच हेल्प्स इन योर रेस्पिरेशन। सो डायफ्राम इज द मेन वन विच हेल्प्स इन योर रेस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन में क्या हो जाता है? ये डायफ्राम इंस्पिरेशन में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद है हमारा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होता है? 760 mmHg। और उसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो है हमारा 0 mmHg। इसको हम रेफरेंस की तरह लेते हैं। तो चलो देखते हैं पहले क्या होता है इंस्पिरेशन में। तो इंस्पिरेशन में ये होता है कि आपका जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होता है? ये जो डायफ्राम है ये नीचे पुश हो जाता है। इसका नॉर्मल पोजीशन से समझ लो कि ये डायफ्राम है, ये नॉर्मल पोजीशन से ऐसा नीचे पुश हो जाता है। ऐसा नीचे पुश होके ये फ्लैट हो जाता है। और क्या होता है? जब भी हम इनहेल करते हैं, हमारा चेस्ट जो है वो आगे आ जाता है। उससे क्या होता है? आपका जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाता है। आपका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है इंक्रीज होता है। तो ये जो सारा जो डायमीटर, ये जो डायफ्राम पुश होने से क्या होता है? अंदर लंग्स के अंदर ये जो वॉल्यूम है आपका वो इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे आपको पता है फिजिक्स में एक लॉ है, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब प्रेशर एंड योर वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। योर प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब भी वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो आपका प्रेशर क्या होता है? आपका प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो जाता है। तो ड्रॉप होने से कितना हो जाता है? -1 mmHg पे चला जाता है। तो मैंने क्या बोला था? एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होता है? 0 mmHg। और एंड आपका लंग्स में कितना प्रेशर है? आपका लंग्स में प्रेशर है -1 mmHg। इससे क्या होता है? ये जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और जो प्रेशर ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर प्रेशर जो ज़्यादा है, वहाँ से आपको लंग्स में आपका जो गैसेस है वो एंटर करता है, डिफ्यूज कर देता है, वो एंटर हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्पिरेशन। तो आपको जब भी प्रेशर कम होता है तो एटमॉस्फेयर और आपका लंग्स में एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। उससे क्या हो गया? आपका जो बाहर गैसेस है वो आपके लंग्स में आ गए। उसके बाद देखते हैं आपका एक्सपिरेशन। मैंने क्या बोला था? डायफ्राम जो है वो इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन एक्सपिरेशन में क्या हो जाता है? ये रिलैक्स हो जाता है। तो जब भी ये रिलैक्स होता है, इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये क्या है? ओरिजिनल, ऐसा फ्लैट पोजीशन से अभी ये वर्जिनल पोजीशन पे आ गया। जब भी ये वर्जिनल पोजीशन पे आता है तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाता है? आपका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इससे क्या होता है? प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। हो जाता है। कितना होता है? 1 mmHg। फिर से क्या हो गया? फिर से प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। कहाँ पे? आपका जो लंग्स है वहाँ से, और जो आपका एनवायरनमेंट है वहाँ पे ये क्या हो गया? प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो क्या हो जाएगा? आपका जो सारा जो लंग्स में गैसेस है वो बाहर
चले जाएगा, बाहर एनवायरनमेंट में चला जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन। तो यही इस स्लाइड पे मैंने क्या किया है, इस स्लाइड पे मैंने सारा जो है वो समराइज किया हुआ है। चलो देखते हैं क्या है। पहला जो मैंने बताया था वो है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन में मैंने क्या बोला था? इंस्पिरेशन में डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। उससे क्या होता है? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या हो जाता है? ये जो आपका डायफ्राम है ये नीचे पुश हो जाता है। ये जो डायफ्राम दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या हो जाता है? ये नीचे पुश हो जाता है। सो योर डायफ्राम इज पुश डाउन, पुश डाउन। सो ये पहले भी आपका नॉर्सेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जब इंस्पिरेशन होता है तो डायफ्राम का क्या हाल होता है, डायफ्राम कहा जाता है। तो योर डायफ्राम इज पुश्ड डाउन, योर डायफ्राम इज पुश्ड डाउन। उससे क्या होता है? आपका वॉल्यूम जो है, आपका वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाता है, आपका वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाता है। और मैंने क्या बोला था? प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसकी वजह से क्या हो जाता है? प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। सो आपका एयर जो है वो कहाँ पे आता है? अंदर आ जाता है। एयर मूव्स इन। दिस इज ऑल अबाउट योर इंस्पिरेशन। अब एक्सपिरेशन में क्या होता है? ये जो डायफ्राम है वो रिलैक्स हो जाता है। डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो जाता है और ये जो डायफ्राम है इट इज पुश्ड बैक, पुश्ड बैक, पुश्ड बैक। सो उससे क्या हो जाता है? आपका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम डिक्रीज होने से क्या होता है? प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने से प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है। आपका जो एयर है वो मूव आउट हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सपिरेशन। दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सपिरेशन। तो चलो देखते हैं। अभी हो गया आपका जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कैसा होता है हमने देख लिया। अभी देखते हैं हम रेट रेस्पिरेशन का रेट कितना होता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज नथिंग बट, रेट मतलब नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट। आप 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं? रेट। तो न्यूबॉर्न में कितना होता है? न्यूबॉर्न में रेट होता है 40 to 60 साइकिल्स पर मिनट। 40 to 60 साइकिल्स पर मिनट इज द रेट, रेस्पिरेशन रेट इन न्यूबॉर्न। उसके बाद आता है हमारा 1 ईयर में। 1 ईयर में थोड़ा कम हो जाता है। कितना होता है? 30 साइकिल्स पर मिनट। 30 साइकिल्स पर मिनट इज योर रेस्पिरेशन रेट एट न्यूबॉर्न। उसके बाद अडल्ट्स में कितना होता है? अडल्ट्स में होता है 12 to 20 साइकिल्स पर मिनट इज द नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट। उसके बाद ओल्ड एज में थोड़ा कम हो जाता है। ओल्ड एज में होता है 10 to 14 साइकिल्स पर मिनट इज द नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट। ये जो वैल्यूज है ये सब कुछ नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट है। उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज को देखते हैं जो हम बार बार इस रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। तो पहले देखते हैं व्हाट इज यूपनिया का मतलब क्या होता है। यूपनिया का मतलब क्या होता है? यूपनिया का मतलब होता है जो हम नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इसमें नॉर्मल रेस्पिरेशन, उसमें नॉर्मल रेट है, नॉर्मल रिदम है, उसको डेप्थ नॉर्मल है, उसको क्या बोलते हैं? यूपनिया। उसके बाद आता है आपका टेकिपनिया। टेकिपनिया का मतलब क्या होता है? आपका जो रेट है, आपका जो रेट है, रेस्पिरेशन रेट है वो इंक्रीज हो चुका है। कितना इंक्रीज हो गया? नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट मैंने क्या बोला था अडल्ट्स में? इट इज 12 to 20 साइकिल्स पर मिनट। अगर आपका रेट मोर देन 24 साइकिल्स पर मिनट है तो आप क्या बोलेंगे? उस कंडीशन को आप बोलेंगे टेकिपनिया। उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? टेकिपनिया। उसके बाद आता है ब्रैडिपनिया। ब्रैडिपनिया का मतलब होता है आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो डिक्रीज हो चुका है, वो डिक्रीज हो चुका है। सो रेट कितना हो गया? अगर आपका रेट लेस देन 10 साइकिल्स पर मिनट है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम लोग? ब्रैडिपनिया। उसके बाद आता है हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है? आपका रेट और डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन दोनों इंक्रीज हो चुका है, दोनों इंक्रीज हो चुका है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपर वेंटिलेशन। हाइपो वेंटिलेशन का मतलब दोनों रेट और जो डेप्थ है वो
डिक्रीज होता है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोवेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन। उसके बाद आता है हमारा डिस्निया। डिस्निया का मतलब ये होता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग इज कॉल्ड एज डिस्निया, इज कॉल्ड एज डिस्निया। उसके बाद आता है आपका एपनिया। एपनिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग और सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग। कोई सांस नहीं ले रहा है तो ये सांस नहीं लेने की कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, एपनिया। एब्सेंस और सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, एपनिया। उसके बाद आता है ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया का मतलब ये है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग ऑन lying flat, difficulty in breathing on lying flat। जब भी आप लेटते हो तब अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोपनिया। उसके बाद आता है हमारा हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है, जब भी आपका टिश्यूज में ऑक्सीजन कंटेंट कम है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। डिक्रीज ऑक्सीजन कंटेंट इन योर टिश्यूज, डिक्रीज ऑक्सीजन कंटेंट इन योर टिश्यूज इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। अनॉक्सिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ योर ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ योर ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज अनॉक्सिया। एक और कंडीशन है अनॉक्सीमिया। अनॉक्सीमिया का मतलब क्या होता है, डिक्रीज्ड ऑक्सीजन कंटेंट इन योर ब्लड। ब्लड में अगर ऑक्सीजन कंटेंट कम है उसको हम क्या बोलते हैं, अनॉक्सीमिया। दीज आर द फ्यू टर्मिनोलॉजीज। तो इसके बारे में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि हाइपर वेंटिलेशन क्या है, हाइपोवेंटिलेशन क्या है, टेकिपनिया क्या है, डिस्निया का मतलब क्या होता है। ये सारी जो डेफिनेशंस है मैंने इसमें समराइज किया हुआ है, तो ध्यान से पढ़ना इसको। तो इसके बाद देखते हैं तो रेगुलेशन। रेगुलेशन मतलब रेगुलेशन कैसा होता है, हमारा जो रेस्पिरेशन है वो कैसा रेगुलेट होता है। तो हमें पता है जो हमारा ब्रेन है उसमें हाइपोथैलेमस करके एक जो हमारा पार्ट है उससे हमारा बहुत सारा जो फंक्शंस है वो रेगुलेट होता है। तो ऐसे ही हमारा रेस्पिरेशन का जो रेस्पिरेशन कैसा रेगुलेट होता है वो चलो देखते हैं। ये जो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन है वो दो तरीके के हैं। एक पहला है हमारा नर्वस कंट्रोल, दूसरा है हमारा केमिकल कंट्रोल। पहला चलो डिस्कस करते हैं नर्वस कंट्रोल के बारे में, अब उसके बाद देखते हैं केमिकल कंट्रोल। ब्रेन में क्या है, ब्रेन स्टेम है। उस ब्रेन स्टेम में दो पार्ट्स है, एक है हमारा पॉन्स, दूसरा है आपका मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा ये जो पार्ट्स है, ये दो पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा है, वो आपका जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स है वो कहाँ पे है, वो है आपका मेडुला ऑब्लांगेटा और पॉन्स में सिचुएटेड है, पॉन्स में सिचुएटेड है। अगेन इस मेडुला ऑब्लांगेटा में क्या है, दो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है, दो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स और डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। वीआरजे मतलब क्या होता है, वीआरजे मतलब होता है वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स और डीआरजे मतलब होता है आपका डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ये दोनों कहाँ पे होता है, ये दोनों होता है आपका मेडुला ऑब्लांगेटा में। और इसका फंक्शन क्या है, ये आपका रिदम, आपका रेस्पिरेशन का रिदम जो है उसको कंट्रोल करते हैं। रेस्पिरेशन ऑफ रिदम को आपको ये दोनों मेडुला ऑब्लांगेटा में कंट्रोल करते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा पॉन्स। पॉन्स में ऐसे ही पॉन्स में दो सेंटर है, उसको हम क्या बोलते हैं, एप्नियोस्टिक और नीमोटैक्सिक सेंटर। एप्नियोस्टिक और नीमोटैक्सिक सेंटर, और ये क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं कौन सी चीज़ को, रेट को रेगुलेट करते हैं। आपका रिदम को रेगुलेट करने वाला चीज़ कौन सा है, वो है आपका मेडुला ऑब्लांगेटा, और पॉन्स जो है वो रेट को रेगुलेट करता है। ये हो गया आपका नर्वस रेगुलेशन। उसके बाद आता है आपका केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल का मतलब क्या होता है, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और पीएच, ये तीनों जो
आपका रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल कंट्रोल। जब भी आपको बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम है और CO2 लेवल ज़्यादा है और pH ज़्यादा है, ये तीनों कंडीशन में आपका जो रेस्पिरेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है, आपका जो केमिकल कंट्रोल है वो इन तीनों गैसेस की वजह से है। तो ये तीनों हो गया हमारा गैसेस जो है उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल कंट्रोल बोलते हैं। तो प्राइमरी ड्राइव क्या है? इसमें प्राइमरी ड्राइव वो कौन सी गैस है जिसकी वजह से हमारा बॉडी में रेस्पिरेशन रेगुलेट होता है? वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है आपका COPD पेशेंट में प्राइमरी ड्राइव कौन सा है? मतलब इट इज़ नथिंग बट योर हाइपॉक्सिक ड्राइव इज नथिंग बट योर व्हाट यू सी इन योर COPD पेशेंट। नॉर्मल पेशेंट्स में क्या होता है? योर कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्राइमरी ड्राइव, लेकिन COPD पेशेंट में क्या होता है? हाइपॉक्सिक ड्राइव होता है। इसको मार्क करके रखना, क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक से। तो ये हो गया हमारा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। उसके बाद आता है एक और रिफ्लेक्स हमारा रेस्पिरेशन में, उस रिफ्लेक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? हेरिंग ब्रूयर रिफ्लेक्स। क्या होता है? हमारा जो लंग्स है एल्वियोला है, उसमें क्या होता है? जो लंग्स में क्या होता है? एक स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। जब भी हम इंस्पायर करते हैं ये नेगेटिव फीडबैक भेजते हैं हमारा ब्रेन को। उससे क्या हो जाता है? इंस्पिरेशन जो है प्रिवेंट हो जाता है, इनहिबिट करता है। ये इंस्पिरेशन को इनहिबिट करता है। इस इंस्पिरेशन इनहिबिट करने से क्या होता है? ये ओवर इन्फ्लेशन को प्रिवेंट करता है। तो यूजुअली ये जो रिफ्लेक्स है, दिस इज यूजुअली सीन इन न्यूबॉर्न्स में ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। So what is the main function of this reflex? It is nothing but inhibit your inspiration to prevent the overinflation of your lungs. उसके बाद देखते हैं पैटर्न्स, अबनॉर्मल पैटर्न्स, ब्रीथिंग का अबनॉर्मल पैटर्न्स के बारे में हम इस स्लाइड में देखते हैं। चलो, पहला जो है हमारा काइल स्टोक्स ब्रीथिंग मतलब क्या होता है? देखो इस डायग्राम, इस पिक्चर को देखो, तो इसमें क्या है? पहला जो आपका रेस्पिरेशन है, ये जो रेस्पिरेशन है ये धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, उसके बाद डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, फिर से डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है एक पीरियड ऑफ एपनिया। अगेन आपका जो रेस्पिरेशन है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और कम होता जाएगा। उसके बाद आएगा एक और पीरियड ऑफ एपनिया। सो देयर विल बी अ ग्रेजुअल इंक्रीज एंड डिक्रीज इन योर रेस्पिरेशन प्लस पीरियड ऑफ एपनिया। दिस टाइप ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड काइल स्टोक्स ब्रीथिंग। कौन सी कंडीशन में हमें देखने को मिलता है? ये मिलता है हमें कार्डियक फेलियर, और अगर आपको ब्रेन इंजुरीज है तो ऐसी कंडीशन में हमें ऐसे ब्रीथिंग पैटर्न को देखने को मिलता है। तो उसके बाद हमारा दूसरा ब्रीथिंग है, उसको हम क्या बोलते हैं? बाइटॉट्स ब्रीथिंग में भी क्या होता है? इसमें शैलो रेस्पिरेशन होता है। शैलो रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है? आपका जो डेप्थ है वो डिक्रीज्ड है, डेप्थ डिक्रीज हो गया, उस ब्रीथिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? शैलो रेस्पिरेशन। आपका जो ब्रीथिंग है वो डेप्थ डिक्रीज हो गया है। उसके बाद क्या आता है? एक पीरियड ऑफ एपनिया। उसके बाद अगेन देयर विल बी अ शैलो ब्रीथिंग, अगेन पीरियड ऑफ एपनिया। लेकिन ये जो पीरियड ऑफ एपनिया है, ये अनप्रेडिक्टेबल है। अगर देखो, पहला जो ये पीरियड ऑफ एपनिया है ये 3 सेकेंड्स का है, और अगेन जो पीरियड ऑफ एपनिया आएगा वो आएगा कितने? 5 सेकेंड्स में। अगेन एक और
पैटर्न में क्या आ जाएगा, पीरियड ऑफ एपनिया आएगा, उसमें कितना होगा 1 सेकेंड होगा। ये जो पीरियड ऑफ एपनिया है ये अनप्रेडिक्टेबल है। इस टाइप ऑफ ब्रीथिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, बाइटॉट्स ब्रीथिंग। इस टाइप ऑफ ब्रीथिंग को क्या बोलते हैं, बाइटॉट्स ब्रीथिंग। कौन सी कंडीशन में हमें देखने को मिलता है, अगर कोई मेडुला ऑब्लांगेटा में लीजन्स है, मेडुला ऑब्लांगेटा में लीजन्स है या हेड इंजुरी है। मैंने बताया था मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है, आपका रिदम को कंट्रोल करता है, आपका रिदम को कंट्रोल करता है। तो अगर लीजन्स है मेडुला ऑब्लांगेटा में तो क्या हो जाएगा, आपको बाइटॉट्स ब्रीथिंग देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारा एक और नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्रीथिंग है अबनॉर्मल ब्रीथिंग। उसको हम ये बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है हमें, वो है कुस्मल्स ब्रीथिंग। इंपॉर्टेंट है कुस्मल्स ब्रीथिंग क्योंकि एक कंडीशन है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, उस कंडीशन में ये ब्रीथिंग देखने को मिलता है जो बहुत ही कॉमनली हमें देखने को मिलता है। उसको हम क्या वो कौन सी ब्रीथिंग है, वो है हमारा कुस्मल्स ब्रीथिंग। कुस्मल्स ब्रीथिंग में क्या होता है, उसमें क्या होता है, ये डीप लेबर्ड रेगुलर ब्रीथिंग होता है, लेकिन वो डीप होता है, डीप ब्रीथिंग होता है, लेबर्ड ब्रीथिंग होता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कुस्मल्स ब्रीथिंग बोलते हैं। कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, हमें मिलता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यूरेमिया, ऐसे कंडीशन पे हमें एक कुस्मल्स ब्रीथिंग देखने को मिलता है। उसके बाद आता है हमारा एपनियोस्टिक ब्रीथिंग। एपनियोस्टिक ब्रीथिंग मतलब क्या होता है, चलो पहले हमारा जो रेगुलर ब्रीथिंग होता है, नॉर्मल ब्रीथिंग में क्या होता है, आपका जो इंस्पिरेशन है एक्सपिरेशन से कम होता है। अगर इंस्पिरेशन 2 सेकेंड्स का है तो एक्सपिरेशन कितने सेकेंड्स का होगा, 3 सेकेंड्स का। तो योर एक्सपिरेशन इज मोर देन योर इंस्पिरेशन। लेकिन एपनियोस्टिक ब्रीथिंग में क्या होता है, आपका जो इंस्पिरेटरी फेस है, आपका जो इंस्पिरेटरी फेस है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, ऐसे प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, एक शॉर्ट एक्सपिरेटरी फेस आ जाता है ऐसे। उसके बाद क्या आता है, अगेन प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेटरी फेस एंड शॉर्ट एक्सपिरेटरी फेस, prolonged inspiratory phase and short expiratory phase. This type of breathing is called apneustic breathing. This type of breathing, what we call it as apneustic breathing. So these are the 4 abnormal breathing. तो चलो समराइज करते हैं, जो भी हमने आज अभी तक डिस्कस किया इस वीडियो में, उस सारे पॉइंट्स को हम समराइज कर लेते हैं। तो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है पॉइंट्स टू रिमेंबर। इस सारे पॉइंट्स को आपको बार बार पढ़ना है, रटना है, ताकि आपको ये सब कुछ याद रहे। तो पहला क्या है, पहला पॉइंट है आपका एक्सचेंज वेसल्स। एक्सचेंज वेसल्स कौन से होता है, एक्सचेंज वेसल्स होते हैं हमारा कैपिलरीज। एक्सचेंज वेसल्स होते हैं हमारा कैपिलरीज। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है हमारा डायफ्राम के बारे में। डायफ्राम के बारे में इंस्पिरेशन में क्या हो जाता है, डायफ्राम इज पुश्ड डाउन, योर डायफ्राम इज पुश्ड डाउन। उसके वजह से क्या होता है, आपका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है और प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद एक्सपीरेशन में क्या होता है, एक्सपीरेशन में अगेन योर डायफ्राम इज पुश्ड अप। उसकी वजह से क्या होता है, वॉल्यूम जो है आपका डिक्रीज हो जाता है और प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। ये जो दोनों है ना, पुश डाउन और पुश अप, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस में आया हुआ है टॉपिक, तो इसलिए इसको याद रखना है। तो उसके बाद आता है हमारा डायफ्राम। डायफ्राम इज सप्लाइड बाय विच नर्व, डायफ्राम इज सप्लाइड बाय योर फ्रीनिक नर्व। Then again your regulation of your respiration. Respiratory centers are situated in which part, again your medulla oblongata and your pons. Your medulla oblongata controls your rhythm, whereas pons controls the rate of respiration. केमिकल कंट्रोल क्या होता है, केमिकल कंट्रोल क्या होता है, इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड, डिक्रीज्ड ऑक्सीजन कंटेंट और your increased pH is your chemical control for the regulation of your respiration. उसके बाद क्या बोला था मैंने, what is the primary drive? Primary drive in normal patient is
कार्बन डाइऑक्साइड। whereas यू COPD में कौन सी कंडीशन देखने को मिलता है हमें? हाइपोक्सिक ड्राइव। हाइपोक्सिया मतलब क्या बोला था मैंने? डिक्रीज ऑक्सीजन कंटेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोक्सिया बोलते हैं। इस हाइपोक्सिया ड्राइव को कहाँ पे मिलता है हमें? COPD पेशेंट में मिलता है। और एक और लास्ट पॉइंट विच इज आर रिफ्लेक्स, नथिंग बट योर हेयरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। और क्या करता है ये इनहिबिट करता है, इंस्पिरेशन को इनहिबिट करता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है? प्रिवेंशन ऑफ योर ओवर इन्फ्लेशन। तो बच्चों ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन के बारे में। इसी के साथ हम आज का वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू।